हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण पुष्प भाग 8। अपने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने आपकी व्याकरण पुष्प का पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। उम्मीद है कि वह आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए आज हम इसके अभ्यास पर चर्चा करते हैं। आपकी व्याकरण की जो पुस्तक है उसके पहले पार्ट की जो बुक एक्सरसाइज है उसमें सबसे जो पहला प्रश्न है वो है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपनी अपनी पुस्तकें खोल लीजिए आप साथ साथ सभी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपके पास यहाँ जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपके इसी पाठ के अंदर मिल जाएंगे। इन्हें नोटबुक में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब ये पार्ट जो है थॉरोली पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उस टॉपिक के बेस पे इन बिटवीन आपको चैप्टर से कोई भी फिलअप, कोई भी ट्रू फॉल्स, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे। कोई क्वेश्चन आंसर्स आपको एज इट इज़ क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आपको फिलअप्स आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आपको टिक द करेक्ट आंसर आ सकता है, आपको ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, या फिर जैसे लिपियां हैं तो जैसे आपको बुक एक्सरसाइज में ही दी गई है कि किस भाषा की लिपि कौन सी है। तो इस तरह से आपने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी 1 लाइन आंसर, 1 वर्ड आंसर या फिलअप्स आपका आ सकता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन हम प्रश्नों को पढ़ेंगे ज़रूर, छोड़ना हमने कुछ भी नहीं है। एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाषा किसे कहते हैं तो एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको भाषा से संबंधित फिलअप आ सकता है। मान लो आपको आ जाएगा कि वह साधन डैश वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। तो आपको डैश में फिल करना है कि वो साधन क्या है। वो भाषा है, लिपि है, व्याकरण है। तो जो भी उसका सही उत्तर होगा वो आपको फिलअप में फिल करना है। या टिक द करेक्ट आंसर में आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि डैश वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। 4 ऑप्शन आ जाएंगी, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण। आपको सही उत्तर पे टिक लगाना है। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर हमने पूरा पढ़ना है। बिल्कुल, भाषा किसे कहते हैं सबसे पहला प्रश्न। और जो ये चैप्टर आपका है ये भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण से संबंधित है। सबसे पहले हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना, कुछ प्रकट करना, हमारी वाणी। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को, हम अपने मन के विचारों को, हम अपने भावों को दूसरों के सामने या दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को या दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। उसे भाषा कहते हैं। यानी कि हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो हम से अपनी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, वो क्या है, हमारी भाषा। भाषा की मदद से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात दूसरों से कहते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा आपका, राजभाषा किसे कहते हैं। हमने इस चैप्टर में अभी पढ़ा था कि राज्य या प्रशासन की, हमारे शासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। जो भाषा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो, जिस भाषा को सरकारी कामकाज के रूप में प्रयोग में लाया जाता है और शासन और जनता के बीच संपर्क का काम करती है, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। हमारे भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी को भारत की संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है, लिखित रूप का महत्व बताइए। हमारे पास भाषा के 2 रूप हैं, एक है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। मौखिक रूप क्या है, जो हम मुंह से बोलते हैं और सामने वाला उसे सुनता है। लिखित रूप क्या है, जो हम लिखते हैं और सामने वाला उसे पढ़ के रखता है। जो हमने मुंह से बोला और सामने वाले ने सुना, वो बात वहीं पे ही खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन लिखित जो रूप होता है भाषा का, वो रूप स्थायी होता है। जिस चीज़ को हमने लिख के रख लिया वो हमें लंबे समय तक उस चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसका प्रयोग कर सकती हैं। तो भाषा के मौखिक रूप को निश्चित और स्थायी रूप देने के लिए ही भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। यानी मौखिक रूप, जो कुछ भी मुंह से बोला गया उसको हम एक लंबे समय के बाद उसका हमने प्रयोग करना है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हमने उसे संभाल के रखना है तो उसके लिए ही लिखित रूप का विकास हुआ। किस लिए, ताकि इस भाषा के लिखित रूप का, इस ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखकर आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके। अब भाषा के लिखित रूप के उदाहरण क्या है, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप मैगजीन्स, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी जो पुस्तकें हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, ये सब भाषा के लिखित रूप का ही
उदाहरण है। ठीक है, इन चीज़ों को हम हमारे पास लिखित रूप में हमारे पास ये चीज़ें हैं जिनका हम कभी भी उठा के इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि जो है बेटा वो है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में, हमारी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। यानी मौखिक ध्वनियाँ, मुंह से जो हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं उनको लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह फिक्स किए गए हैं। कुछ चिन्ह मैंने आपको पहले ही बताया था कि पंजाबी अगर भाषा आपने लिखनी है, पंजाबी भाषा का लिखित रूप देना है, तो आप ऊड़ा आड़ा ये आपके निश्चित चिन्ह हैं, निश्चित जो है वर्ण है आपके। हिंदी में आपने लिखित, हिंदी भाषा को आपने लिखित रूप देना है, हिंदी भाषा में कुछ लिखना है तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में देना है तो ABC। तो ये सारे क्या है? ये हमारी भाषा की लिपियां हैं, ये वर्ण हैं हमारी भाषा के। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं और उन चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, व्याकरण का अध्ययन क्यों जरूरी है? व्याकरण क्यों जरूरी है हमारे लिए? हमने पहले ही पढ़ा इस पाठ में कि व्याकरण क्या है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान सिखा कर आता है। शुद्ध रूप की भाषा के अंदर क्या अशुद्धियां हैं, किस भाषा के अंदर किस तरह के शब्दों को किस क्रम में आना चाहिए। तो व्याकरण जो है वो शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये जो सारे नियमों का जो ज्ञान होता है ये हमें व्याकरण ही कराता है। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग जो है हमें व्याकरण ही कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने पहले भी पढ़ा, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करना, लेन देन, यानी अपनी बात दूसरों के समक्ष कहता है और दूसरों की बात को समझता है। ठीक है, जो भाषा होता है उसका क्षेत्र जो है बहुत विशाल होता है। बहुत बड़े एरिया के अंदर हम कह सकते हैं कि विशाल क्षेत्र में भाषा जो है ये बोली जाती है। लेकिन बोली जो होती है उसका एक क्षेत्र कैसा होता है? बिल्कुल सीमित। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। कहते हैं 5-10 किलोमीटर की दूरी में ही बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी एक भाषा है, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ी दूरी पे जाएंगे तो पंजाबी की जो बोली है वो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। उसके जो वर्ड्स हैं, उसको बोलने का स्टाइल है, उसके अंदर अंतर आ जाता है। लेकिन जो उसका सामान्य रूप है उसमें बदलाव नहीं है। पंजाबी तो पंजाबी रहेगी, हिंदी तो हिंदी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा जो टच है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए कहा भी गया है, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर बानी। ठीक है, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जैसे कहते हैं कि पानी के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, ऐसे ही कुछ दूरी पे जाने पे बोली में भी फ़र्क आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्या स्थान है? संपर्क भाषा, संपर्क होती है एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट, यानी किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। किसकी भाषा? हिंदी भारत में विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। कि हमारे भारत के अंदर विभिन्न जो भाषा भाषी हैं उनको जो आपस में बोलचाल, जो उनको संपर्क करना है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना है, तो वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अतः ज्ञान विज्ञान, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा हिंदी जो है निरंतर हमारे समाज में, हमारे देश में लगातार विकसित हो रही है। प्रश्न 2 पे आएंगे, उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान भरने आपने सही शब्द देखना है। भाषा का मूल रूप डैश भाषा है। मूल रूप यानी बेस, भाषा की जो शुरुआत हुई थी, कौन सी भाषा? भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। कौन सी भाषा से शुरुआत हुई? क्या भाषा जब आई मतलब अपने अस्तित्व में आई तो क्या भाषा की शुरुआत के समय से ही जो है भाषा का लिखित रूप आ गया था? नहीं, हमने पहले भी पढ़ा कि जो पहले है मनुष्य ने संकेतों के द्वारा अपनी बात एक दूसरे से कहनी शुरू की, उसके बाद मौखिक रूप आया, और उसके बाद जब मनुष्य को महसूस हुआ कि हमें इस भाषा को हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए, हम अपने भविष्य के जो हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए अगर हमने किसी चीज़ को संजो कर रखना है तो उसके लिए लिखित रूप की आवश्यकता है। तो यानी कि मूल रूप क्या है, जो बेस है जहाँ से भाषा की शुरुआत हुई, वो क्या है? मौखिक रूप, मौखिक भाषा। तो भाषा का मूल रूप मौखिक भाषा है। संस्कृत और हिंदी डैश लिपि में लिखी जाती है। अभी हमने लिपि जब पढ़ा था तो हमने अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां बताई थी। जो हमारी संस्कृत और हिंदी दोनों की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। तीसरा है, देवनागरी लिपि का विकास डैश लिपि से हुआ। कई भाषाएं हैं बेटा हमारे पास जिनकी लिपि देवनागरी ही है, और देवनागरी लिपि का जन्म किससे हुआ? कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि जो थी उसको जो कैसे वो बनी, कैसे लिखी गई, वो उसको जो है
हेल्प जो है वो किससे मिली? ब्राह्मी लिपि की मदद से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। श्री रामचरितमानस डैश भाषा में लिखा गया है? हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये अवधी भाषा में लिखा गया है। डैश और डैश मागधी हिंदी की बोलियां हैं। जो दो अब हमने बोलियां बतानी है मागधी हिंदी की, मागधी को आपकी बुक में मगही लिखा गया है, मगही और मागधी एक ही बात है। डैश और डैश मागधी हिंदी की बोलियां हैं, तो कौन सी दो बोलियां हैं? भोजपुरी और मैथिली। बालक, अगला फिलअप है आपका, बालक अपने परिवार में माता पिता के साथ रहकर जो भाषा सीखता है वह उसकी डैश भाषा कहलाती है। जो भाषा बच्चा अपने परिवार से, अपने माता पिता से, बच्चा घर में रहकर समाज में सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है। डैश लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती है। दाएं से बाएं यानी आपके राइट हैंड से स्टार्ट होकर लेफ्ट पे ना, यूजुअली हम कैसे लिखते हैं? हम अपनी नोटबुक जब स्टार्ट करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है, तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो, राइट पे जाते हो। लेकिन ऐसी कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? वो है फारसी। मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं? उर्दू, सबको पता है कि उर्दू जो है उल्टी तरफ से शुरू की जाती है, लेकिन बेटा उर्दू जो है भाषा है, यहाँ पे लिपि पूछा है उन्होंने। डैश लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो यहाँ लिपि के लिए हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर फारसी। आप उर्दू नहीं लिखेंगे, बिकॉज उर्दू क्या है? एक भाषा, और यहाँ पे फिलअप में हमसे पूछा है फारसी। ठीक है, लिपि पूछी है तो यहाँ पे आएगा फारसी। लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती है। संविधान में हिंदी भारत की डैश है। संविधान में जो हिंदी को क्या घोषित किया गया है? संविधान में जो हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न 3 पे आएंगे। अलग अलग भाषाएं दी गई हैं, उनके सामने आपने उनकी लिपियां लिखनी है कि कौन सी भाषा की लिपि कौन सी है। पहला है संस्कृत, संस्कृत की लिपि है देवनागरी। अगला है स्पेनिश, स्पेनिश की लिपि रोमन। पंजाबी, पंजाबी की लिपि गुरमुखी। नेक्स्ट है मराठी, मराठी की लिपि देवनागरी। फ्रेंच, फ्रेंच की लिपि रोमन। नेक्स्ट है उर्दू, उर्दू की लिपि है फारसी। अगला प्रश्न देखेंगे, आओ सोच कर देखें, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? अलग अलग यहाँ पे आपको भाषा के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से आप अपनी बात दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। तो भाषा के 2 ही रूप हैं। अपने पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। जब हम सिर्फ बोल रहे हैं, कहीं से देख के पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना और बोलना 2 अलग अलग चीज़ें हैं बेटा। पढ़ना कहीं से हेल्प लेके, किसी रिटन मटेरियल आपके पास है और आप उसको देख के पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना है। ठीक है। एक है आप सिर्फ बोल रहे हैं। आप क्लास 8 के स्टूडेंट्स में से ही एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम अगर हम कविता पढ़ रहे हैं या कहीं से हम देख के, हमने कहानी बहुत टाइम पहले पढ़ी थी और आज मैं उसको किसी को सुना रहा हूँ, तो वो भाषा का कौन सा रूप है? बेटा कहानी जिस टाइम आपने पढ़ी, अगर आप उस पुस्तक की मदद से बोल के सुना रहे हैं तो आप के पास कुछ मटेरियल है लिखित रूप में और आप उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप कहानी सिर्फ सुना रहे हो, आप बोल रहे हो और सामने वाला सुन रहा है। अगर आप कहीं से देख के पढ़ रहे हो तो उस टाइम हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप कहानी सुना रहे हो, तब कहा जाएगा आप कहानी पढ़ रहे हो, उस पढ़े हुए को चाहे सामने वाला सुन रहा है। तो यहाँ भाषा के 2 अलग अलग रूप हैं। देखो, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक रूप के अंतर्गत बोलना और सुनना आता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सिर्फ आप बोल रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, सामने वाला बोल रहा है, आप सुन रहे हैं। लेकिन लिखित रूप कब होता है? जब आपके पास कुछ रिटन में कोई कुछ भी है, न्यूज़पेपर है, आपके पास कोई बुक है, कोई मैगजीन है, कोई कंप्यूटर है, जहाँ से आप हेल्प लेके उस चीज़ को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है लिखित रूप में। यहाँ पे आपका पहला एग्जाम्पल है, दिवेश का कबीर को मोबाइल पर संदेश भेजना। मोबाइल पर संदेश भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो आप लिख के ही भेजते हैं, मैसेज टाइप करके भेजते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप होगा। स्कूल के सूचना पट पर लगा सूचना पत्र, नोटिस बोर्ड के ऊपर जो नोटिस लगा हुआ है वो भी रिटन में है, आपके पास लिखित रूप में है आपके पास, और आप उसको लिखे हुए को पढ़ रहे हो। अगला है लाउडस्पीकर द्वारा, तो ये भी आपका लिखित रूप दूसरा। लाउडस्पीकर द्वारा पार्टी उम्मीदवार की मीटिंग की घोषणा, घोषणा होती है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट हमेशा बोल के की जाती है, तो यहाँ पे बोल के अपनी बात दूसरे तक पहुँचाई जा रही है, तो यहाँ पे भाषा का मौखिक रूप।
अंजलि और उसकी पड़ोसिन का सब्जी खरीदते समय वार्तालाप। अंजलि और उसकी पड़ोसन दोनों सब्जी खरीद रही हैं और सब्जी खरीदते खरीदते उन दोनों में वार्तालाप हो रहा है, यानी वो दोनों बातचीत कर रही हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है एक अंजलि बोल रही है और उसकी पड़ोसिन सुन रही है, या उसकी पड़ोसिन बोल रही है, अंजलि सुन रही है। तो ये वार्तालाप जो है मौखिक रूप कहलाएगा। पूरे परिवार का रेडियो पर प्रसारित होने वाला समाचार सुनना, यानी समाचार कोई बोल रहा है और आप उसे सुन रहे हैं। एक होता है समाचार देखना, एक होता है समाचार सुनना, यानी आप टीवी पे कुछ नीचे लिखा हुआ आ रहा है। जो टेलीविज़न है वो भाषा का लिखित और मौखिक रूप दोनों आ सकते हैं बेटा, लेकिन यहाँ रेडियो है, रेडियो पे हम सिर्फ सुनते हैं, तो यहाँ पे भाषा का मौखिक रूप। लेकिन टीवी पे जो बोल रहे हैं वो भी आप सुन रहे हो और जो नीचे हेडलाइंस आ रही होती हैं वो भी आप पढ़ रहे हो, तो वो लिखित और मौखिक दोनों रूप आ सकते हैं। तो वो आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखना है। गरिमा का निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लेना, कि गरिमा ने निबंध लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। निबंध लेखन, लेखन यानी लिखित रूप, तो निबंध लेखन जो प्रतियोगिता है वो उसमें क्या आएगा आपका लिखित भाषा का एग्जाम्पल। पुस्तकालय में बैठकर बाल पत्रिकाएं पढ़ना, कि बच्चा जो है पुस्तकालय में बैठकर बाल पत्रिकाएं पढ़ रहा है, उसके पास लिखित रूप में कुछ है और वो उसे लिखित रूप में पढ़ रहा है। लिखी हुए मटेरियल को, मैगजीन है उसको वो पढ़ रहा है, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। कक्षा में दो छात्रों के बीच झगड़ा, कक्षा में दो बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा है, तो वो झगड़ा जो है वो बोल बोल के ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा, मौखिक रूप। मूक बधिरों का आपसी वार्तालाप, मूक बधिर यानी मूक यानी गूंगा, बधिर यानी बहरे, उन जो दो मूक और गूंगे और बहरे जो दो बच्चे हैं या जो दो आदमी हैं, लोग हैं, उनका आपसी वार्तालाप, वो जो बातचीत कर रहे हैं, ना तो वो बोल सकते हैं ना वो लिख रहे हैं, सिर्फ उनका वार्तालाप, वो सिर्फ संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि जो मूक बधिर हैं, गूंगे और बहरे, आपस में अपनी बात एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, संकेतों के माध्यम से। तो यहाँ पे भाषा का कौन सा रूप आएगा, सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 13। निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है, जो लिखित रूप है वो स्थायी होता है, यानी उसे हम संभाल के रख सकते हैं। आप आने वाले समय में सालों बाद, वर्षों बाद, महीनों बाद, दिनों बाद, जब मर्जी आप उस चीज़ को उठा के पढ़ सकते हैं। तो यानी कि भाषा का जो लिखित रूप है वो स्थायी होता है, ये बिल्कुल सही है। भाषा के मूल रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। जो भाषा का मूल रूप है, मैंने फिर से बताया था भाषा का मूल रूप क्या है, मौखिक भाषा। तो क्या मौखिक भाषा को सीखने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है? जी नहीं। जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, जिस तरह के परिवार में, जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, माता पिता की जो भाषा होती है अपने परिवार की, उसको हम बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं, उसको के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। किस चीज़, कौन सी भाषा के किस रूप को सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है? लिखित रूप को। मौखिक रूप के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे भाषा के मूल रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि ये सही है या गलत, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये गलत है। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भाषा के नियम नहीं बनाता। व्याकरण हमें भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है, कि जो व्याकरण के जो नियम है, भाषा के जो नियम है, उनके बारे में हमें बताता है, व्याकरण नियम नहीं बनाता। तो ये गलत है। गुजराती भाषा की लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, बिल्कुल सही। गुजराती की जो लिपि है वो देवनागरी, और देवनागरी लिपि जो किससे बनी थी, ब्राह्मी लिपि से। तो गुजराती की भी जो लिपि का विकास है वो भी ब्राह्मी लिपि से हुआ। खड़ी बोली पूर्वी हिंदी की एक बोली है, ठीक है। पूर्वी हिंदी, हमारी हिंदी को जो 5 भागों में बांटा गया है ना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, ये जो 5 भाषाएं हैं, पहाड़ी हिंदी। तो इन 5 हिंदियों में जो वो कह रहे हैं कि जो खड़ी बोली है वो पूर्वी हिंदी की एक बोली है। पूर्वी हिंदी की भाषा का एक एग्जाम्पल है बोली का, तो नहीं, जो खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, तो ये भी गलत है। उर्दू बाएं से दाएं को लिखी जाती है, फिर से बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, क्या सही है? ये गलत। उर्दू जो है वो दाएं से बाएं को लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। विद्यापति ने पदावली की रचना ब्रज भाषा में की, ये भी गलत है। विद्यापति ने जो विद्यापति पदावली जो एक ग्रंथ था उसकी जो रचना थी वो ब्रज भाषा में नहीं बल्कि मैथिली भाषा में की थी। अगला है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, बिल्कुल सही है। भारतीय भाषाओं में 22, भारतीय संविधान ने, हमारे भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता
दी है। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपकी ये बुक एक्सरसाइज समाप्त होती है। इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको एक वर्कशीट असाइनमेंट की फॉर्म में मिलेगी और आपको वो करनी है अपनी नोटबुक में। इस जो बुक एक्सरसाइज है इसको आप बुक में ही करेंगे, इसको अपने नोटबुक में नहीं करना। जो असाइनमेंट आपको मिलेगी होमवर्क की फॉर्म में, उसको आपने अपनी अपनी नोटबुक में ज़रूर करना है, और उसमें भी आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, फिलअप्स, जिस तरह से भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपने चैप्टर पढ़ना, और कोशिश करनी है हर बच्चे ने कि पहले उसके जो आंसर्स है वो अपने आप पेंसिल से करें, और उसके बाद आप अपनी बुक में से, जब आप कर चुके होंगे उसके बाद अपनी बुक से उनको मैच करेंगे कि आपको कितना पार्ट समझ में अच्छे तरीके से आया या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।